हाँ जी, सुनिए। तो आज की जो हमारी क्लास है, इसमें हमने पढ़ना था सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक, ठीक है, विच इज हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एंड वंस वी आर डन विद दैट, तो हम चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, आज वाली क्लास में। ओके, ठीक। तो पहले तो हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट, यू डू नॉट नो। क्या था डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट? बताया था, इज द सेम साइंटिस्ट जिसने आधा मैक्सवेल और आधा प्लैंक वाला कॉन्सेप्ट उठा के ये बोल दिया था कि जितनी भी रेडिएशंस हैं उनमें वेव नेचर भी है, उनकी एक वेवलेंथ भी होती है, और उनमें पार्टिकल नेचर भी है, उनकी मास और वेलोसिटी भी होती है, ठीक है। दिस वाज डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, याद है, ठीक है, कि radiations have both the nature, wave nature as well as particle nature. Okay, and h is Planck's constant, you know, 6.626 into 10 to the power minus 34. Okay, ठीक है, okay. तो आज की क्लास में पढ़ेंगे हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कि क्या है हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? हैव अ लुक। बेटा, अनसर्टेन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अनसर्टेन? श्योर ना होना, ठीक है। इट इज अनसर्टेन टू से वेदर इट वुड रेन टुडे, ऐसा कुछ हम जनरली ऐसा बोलते हैं ना, जब हम कह रहे होते हैं सर्टेनली ये तो होगा ही होगा, मतलब वी आर वेरी श्योर कि ये तो हो रहा है, ठीक है। बट अनसर्टेन है मतलब वी आर नॉट श्योर। ओके, तो बेसिकली हेजनबर्ग सेड इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible to calculate exact position and momentum of electron। कि हम कभी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम बता ही नहीं पाएंगे, बात ही खत्म, ठीक है। दिस इज व्हाट ही सेड। कह रहा आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन, ये नहीं आज, फ्यूचर में भी कह रहा ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एग्जैक्ट पोजीशन बता दो इलेक्ट्रॉन की। लाइव मतलब लाइफ टाइम में हमने कभी इलेक्ट्रॉन को देखा ही नहीं है मूव करते हुए, यार, और आगे भी नहीं देख पाएंगे। ये मत सोचो कि आज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कल को फ्यूचर में डिस्कवरीज हो जाएंगी, इन्वेंशंस हो जाएंगी, कल को देख लेंगे, तब भी नहीं देख पाओ। यार, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है, ठीक है। कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन को देखना है तो लाइट तो डालनी पड़ेगी। जैसे ही आप लाइट डालोगे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके भाग जाएगा वहां से, ठीक है। आप उसको रियल टाइम में देख ही नहीं पाओगे, ठीक। तो व्हाट वी नो एट आवर बेस्ट, हमने क्या कर रखा है, बार बार ना जगह जगह पे इलेक्ट्रॉन की ऐसे फोटो खींची हुई है। एक एक्सपेरिमेंट होता है एक्सरे डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसमें हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में कभी यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ आ रहा है, यहाँ ऐसे, ठीक है। जगह जगह इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हमने बस इलेक्ट्रॉन की फोटो देखी है कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसा। पर हमने उसको रियल टाइम में मूव करता हुआ नहीं देखा है कभी भी, ठीक। तो हमने सिर्फ उसकी फोटो देखी, रियल टाइम में देखा नहीं। जब हमने उसको रियल टाइम में देखा ही नहीं है और हम ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा, तो हम ये नहीं कह रहे इलेक्ट्रॉन यहां पे है, हम कह रहे हैं यहां पे होगा। वी आर नॉट श्योर, ठीक है। हम श्योरिटी से नहीं कह सकते जिस चीज को हमने एक्चुअल में रियल टाइम में देखा ही नहीं है और हम कह रहे हैं उसकी पोजीशन ये है, तो यार हम तुक्का ही तो लगा रहे हैं, राइट। वी आर नॉट वेरी श्योर। जब तक एक चीज रियल टाइम में दिख नहीं रही, मैं उसको 100% श्योरिटी से कैसे कह दूंगी वही है, नहीं है ना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हेजनबर्ग सेड कि एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम हम नहीं बता सकते हैं। देयर वुड ऑलवेज बी सम अनसर्टेनिटी, ठीक है। सो द मिनिमम अनसर्टेनिटी in the product of uncertainties
in position and momentum is h upon 4 pi. ये तो what is Heisenberg saying? Heisenberg कह रहा है कि कम से कम डेल्टा x is error in position, uncertainty in position कह लो या फिर error in position, multiplied by delta p. Delta p is error in momentum या फिर uncertainty in momentum. कह रहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कम से कम इतनी गलती तो होगी ही होगी. इससे ज्यादा कितनी भी हो सकती है पर कम से कम है, इतना तो है ही है. ठीक है, जैसे हम लोग पेपर दे के आते हैं, घर आके चेक करते हैं, घर वाले पूछते हैं कि हाँ भाई क्या हिसाब है, तो आप बोलते हो ना कि 3 नंबर तो पक्का कटेंगे, 3 तो है ही है, आगे अब ज्यादा पता नहीं कितने भी हो सकते हैं. ठीक है, मिनिमम है 3 तो मैंने ढूंढ लिया कि 3 नंबर तो पक्का कट रहे हैं. ओके, तो ऐसे ही हेजनबर्ग ने ये ढूंढ लिया कि h अपॉन 4 पाई तो पक्का गलती इतनी तो होनी ही होनी है, इससे ज्यादा की कोई लिमिट नहीं होती. ज्यादा कितने नंबर कटेंगे उसकी कोई लिमिट थोड़ी होती है. तुम लोग एक्सपीरियंस हो, है ना, हुआ ना ऐसे बहुत बार, तुम्हें लगा 3 कटेंगे 30 कट गए, होता है ऐसे? हनूर हुआ है कभी ऐसे? नहीं, कितना हुआ है मैक्सिमम? कभी तो हुआ होगा एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा नंबर कट गए, कभी नहीं हुआ. क्या बात कर रही है, तो बहुत अच्छे बच्चों में से करते हैं. स्टार्टिंग में पता था ना कि 30 कटेंगे तो फिर अच्छा, मैं सोच रहा हूँ बहुत अच्छे बच्चों में से नहीं ऐसा नहीं होता. इसकी रियलाइजेशन भी बहुत अच्छी है, ये गिन भी लेती है कि 30 ही कटेंगे. ठीक है, सही है. देखो मैं तो अच्छा सोचता हूँ, फिर तुम खुद ही बताते हो कि नहीं अच्छा नहीं सोचना. चलिए खैर, तो दिस इज व्हाट ही सेड कि कम से कम इतनी गलती तो होगी ही. ठीक है, मोमेंटम में गलती क्यों हो रही है? बख्शिंदर, मोमेंटम क्या होता है बेटा? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. बेटा मोमेंटम में गलती क्यों हो रही है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें सर्टेनिटी से पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 into 10 to the power -31 किलोग्राम, राइट? तो मास तो हमें पता ही है. इसका मतलब ये जो मोमेंटम में गलती हो रही है ना, ये वेलोसिटी की वजह से हो रही है. जब हमें इलेक्ट्रॉन की ठीक से पोजीशन ही नहीं पता तो हमें उसकी वेलोसिटी कैसे पता? वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. ठीक है, जब हमें पोजीशन ही नहीं पता तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन भी तो नहीं पता. ओके, तो वो जो सारी गड़बड़ हुई है ना मोमेंटम में, इट इज एक्चुअली इन वेलोसिटी. ये तो ये आ गया डेल्टा x इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई n. तो न्यूमेरिकल्स में ये यूज होगा. ठीक है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की फिक्स्ड वैल्यू है. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो गड़बड़ नहीं होती, गड़बड़ होती है या तो पोजीशन में या वेलोसिटी में. न्यूमेरिकल्स में ये वाला फार्मूला यूज होता है. हेजनबर्ग गेव दिस. हमारे चैप्टर में अगर इसका क्वेश्चन आया तो इससे आया. ठीक है, फाइन, इजी, सब इजी चल रहा है. ठीक है, अब देखो इसका एक बार उसमें क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में. हैव अ लुक कि क्या क्वेश्चन आया था. ठीक है, बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ा, बहुत ही खुश हुए. क्वेश्चन मेंस, क्या क्वेश्चन था? द प्रोडक्ट ऑफ uncertainties in position and momentum has a minimum value of. बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, वाह, ये तो डायरेक्टली हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछ लिया कि मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी अनसर्टेनिटी. ऑप्शंस ये यही लगा बच्चों को.
ये। फिर बच्चे ऑप्टिमिस्टिक, बच्चों को लगा कि सारे एच ऐसे बने हुए प्रिंटिंग एरर होगा, तो h/4 आंसर है। ठीक है, बच्चे आंख बंद करके इसको टिक करा, जो कि गलत आंसर था, -1 सब लोगों के लिए। ठीक, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। क्या होगा? डी होगा गलत। सुनो, ये जो होता है ना बेटा, ये h के ऊपर एक लाइन अगर कट करी हुई हो, ध्यान से देख लेना, रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको। इसकी वैल्यू होती है h/2π। ये तो टेक्निकली अगर h/2π ये है और आंसर होना चाहिए था h/4π, तो ये हुआ ना आंसर। ठीक, तो ऐसा करते हैं कभी कभी कि तुम जितना मर्जी घर से पढ़ के आओ, कुछ ऐसा सा बना देंगे, फिर होते रहो पागल बन जाते। ठीक, बस समझ में आई? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर नॉर्मली h लिखा है तो बढ़िया है, लेकिन अगर इसके ऊपर ऐसे लाइन लगी हुई है तो ये मिसप्रिंट नहीं है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली समथिंग, इसे रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्यों ऐसा किया किसी ने? नोबडी नोस। क्या जरूरत थी ये करने की? ऐसा क्या आसान हो गई थी साइंस ऐसा करने से? ठीक है, बट क्वेश्चन बन जाता है इससे। ओके, ठीक, लिखो इतना। क्वेश्चंस और करते। नाउ बिफोर वी बिगिन विद द न्यूमेरिकल्स, एक बार ना फटाफट एक फॉर्मूला शीट बना लेते हैं कि पूरे चैप्टर में हमने जितने फॉर्मूलाज पढ़े सारे एक जगह लिख लेते हैं, सो दैट व्हेन वी आर डूइंग द न्यूमेरिकल्स तो दिमाग में थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, चलो, ठीक। फॉर्मूला शीट, एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बात करें एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। इसके बारे में बात करते हैं। एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय द सिंबल Z, एटॉमिक मास डिनोटेड बाय द सिंबल A। तो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। किसी भी एलिमेंट को ऐसे डिनोट किया जाता है, उसका एलिमेंट सिंबल, नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक मास। ये ठीक। इसके अलावा हमने इस चैप्टर में पढ़े वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा? वेव कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा कि हर वेव की एक फ्रीक्वेंसी होती है which is 1 upon time period। ठीक है, इसको फॉर्मूला को हम ऐसे लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, स्पीड ऑफ वेव डिनोटेड बाय द सिंबल c इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये। और एक था वेव नंबर न्यू बार is equal to 1 by lambda, number of waves per unit length। हाँ राइट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये आएगा हमारे में, तो वो 3 × 10⁸ फुट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, राइट, ओके। फिर कुछ फॉर्मूलाज आए थे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में।
क्या थे ये फॉर्मूलाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले? इसमें था गिवन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, E इज इक्वल टू E नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर, या फिर h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर, hc by lambda is equal to hc by lambda naught plus half mv square। ये कुछ फॉर्मूलाज तो ये थे जो हमने पढ़े। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एनर्जी के दो फॉर्मूलाज हो गए, एच न्यू एच सी बाय लैम्डा। ओके, अच्छा, इसके अलावा हमने पढ़ा है जो सबसे ज्यादा फॉर्मूलाज यहाँ पे है, बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल में काफी सारे फॉर्मूलाज आए। एक तो ये आया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, इसका एक फॉर्मूला ये था -13.6 z² बाय n² इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट्स, या फिर अगर मुझे यही वैल्यू जूल्स में चाहिए तो इट इज -2.18 into 10 to the power -18 z² by n² जूल्स। बोहर्स मॉडल में ही एक फॉर्मूला था रेडियस ऑफ ऑर्बिट के लिए। रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इज 52.9 n² by z पिकोमीटर्स। एक फॉर्मूला था एंगुलर मोमेंटम के लिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन mvr is equal to nh upon 2 pi, पिछली क्लास में डेराइव किया था, where n is शेल नंबर, बताया था पहले भी हुआ था ये फॉर्मूला। Ritz equation to find out wavelength of electronic transition और this is wave number 1 by lambda is equal to Rydberg's constant 1 by n1 square minus 1 by n2 square into z square। एक और फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये हमने नहीं पढ़ा है। दिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला डेल्टा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको अभी लिख लो, फिर इसका क्वेश्चन करेंगे। number of spectral lines delta n plus 1 by 2।
इसके अलावा हाँ, इसके अलावा देयर इज डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट, which said lambda is equal to h upon mv, and जो आज ही पढ़ा हेजनबर्ग्स नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स वाला तो हमने करेंगे। वही कह तो रहा हूँ, ये भी बताता हूँ कि क्या है। हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, which is delta x into delta p is always greater than or equal to h upon 4 pi, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं delta x into delta v is greater than equal to h upon 4 pi n. कुछ एक कॉन्स्टेंट्स जो हमें याद रखने हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram, Planck's constant 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second, and क्या था, हाँ, Rydberg's constant 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर 1.09 into 10 to the power 5 charge on electron minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. ठीक है, ये this is a list of all the formulas that we're going to use in the numericals. हो सकता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसी फॉर्मूला का क्वेश्चन करते हैं जो हमने नहीं किया, एंड ये फॉर्मूला देख के ऐसा लग रहा है ये क्या है, स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। तो आप पहले तो इसी फॉर्मूला को यूज करना सीखते हैं कि क्या है। लिसन बेटा, क्या है, कभी कभी ना इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलता है पेपर में कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस्ड when an electron in fifth Bohr's orbit transits to first Bohr orbit in a hydrogen atom. टेक्निकली इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना होता है, हाँ राइट, टेक्निकली इसका ये मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो वो कितने तरीके से आ सकता है फिफ्थ से फर्स्ट? एक तो यही है कि सीधी जंप हमारे ऊपर से सीधा फिफ्थ से फर्स्ट में, एक ये है फिफ्थ से पहले फोर्थ में आए,
4 से सीधा फर्स्ट में आ जाए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है 5th से 4th, 4th से 3rd, 3rd से फर्स्ट, 5th से 4th, 4th से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट। ऐसे तो बड़े सारे ऑप्शंस बन जाएंगे, बड़े तरीके से आ सकता है। तो अब सीधा कैलकुलेट करो ना, नंबर ऑफ लाइंस डेल्टा n plus 1 divided by 2. Delta n is change in shell number, n2 minus n1, फिफ्थ शेल से फर्स्ट शेल में आ रहा है ना, तो 4 into 4 plus 1 divided by 2, 10 is the answer. इस केस में फिर अगर ऐसा कुछ हो तो हमेशा हाईएस्ट फिजिकल वर्जन। हाँ हाँ राइट, क्योंकि डेल्टा n पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, समझ में आई वो फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को? बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, इजी सा ही है। ठीक है, ओके ठीक है। एक क्वेश्चन करो, हाँ जैसे अगर शेल नंबर बहुत बड़ा दिया है, जैसे 100 शेल, तो फिर देंगे नहीं वैसे तो, पर चलो ठीक है। तो फिर कैलकुलेशन डिफिकल्ट रहेगी, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पर आएगा ही नहीं ना ऐसा। जैसे कैलकुलेशन में कितना नंबर होता है? एक एक ही होता है। और अगर इवन नंबर देखे तो कोई एक तो इवन हो जाएगा +1। हाँ हाँ राइट, एक तो डिडक्ट होना ही है। 99 into 100/2, 99 into 50। यस, 99 into 5 कर लियो, फिर आगे जीरो आ जाओ। हो जाएगा, इतनी मुश्किल इसकी तो कैलकुलेशन नहीं आएगी। आएंगे ऐसे क्वेश्चंस जिनकी कैलकुलेशन टफ होती है, बट दिस इज नेवर वन ऑफ देम। ठीक है, तो वाले कांस्टेंट वाले, हाँ प्लैंक्स कांस्टेंट वाले, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वेवलेंथ, उनमें आती है कैलकुलेशन डिफिकल्ट। ठीक है, चलो सुनो, देयर इज अ क्वेश्चन, the energies of two electrons in two different hydrogen atoms are minus 13.6 electron volt and minus 3.4 electronic volt. The ratio of area enclosed by these electrons are या फिर is 1:2, 1:4, 1:8, 1:16. सोचो, okay, as per Bakshender, answer should be 1:2. Others, this is actually a previous year NEET question. NEET में आया हुआ है, and one of the good questions. One is department or one is Okay, Rishabh says 1:16, Bakshender says 1:2. Both are very different. सोच रहा है, सोच। A बात। अक्षता, what do you think? सोच, सोच।
1:2. So we have 3 votes for 1:2. 1 for 1:16. Yuvraj also says 1:2. You would not like to go with the audience poll? Okay. Rishabh has the right answer. The answer is 1:16 and not 1:2. अगर शेल नंबर का रेशो पूछा होता तब तो 1:2 आंसर होता, ठीक है? बट नाउ लिसन, देखो ये तो आई थिंक सब लोगों को समझ में आ रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ रही है -13.6। ये तो तब आती है जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, ठीक है? तो एक इलेक्ट्रॉन था फर्स्ट शेल में और दूसरा किस में था? सेकेंड शेल में। -3.4 कब आती है एनर्जी? जब नीचे 2 का स्क्वायर करो, राइट? तो ये तो समझ में आ रहा था कि इनमें से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक फर्स्ट शेल में एक सेकेंड शेल में, ठीक? यहां तक ओके? ओके। अब दोनों के रेडियस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? इनको ना ए और बी का नाम दे देता हूं। एक इलेक्ट्रॉन है ए और एक है बी, ठीक है? तो रेडियस ऑफ ए वुड बी 52.9 into n square by z and radius of b would be 52.9 into n square by z, ठीक है? तो अगर मतलब इसका रेडियस x आया तो उसका रेडियस कितना आ रहा है? 4x, राइट? यही बन रहा है ना? अब इनका एरिया फाइंड आउट करते हैं। बेटा एरिया एनक्लोज क्या होगा? 4 pi r square, सॉरी by 4 pi r square, जस्ट pi r square। सर्कल का एरिया क्या होता है? pi into r square, तो pi into x square। यहां पे क्या आएगा एरिया? pi into 4x का स्क्वायर, तो दिस वुड बी pi into 16 into x square। आया 16 pi x square। तो आ रहा है रेशो एरिया का 1:16, राइट? समझ में आई? तो 2 बार, पहले तो आप शेल नंबर निकाला और आपने तो शेल नंबर का रेशो लिख दिया 1:2, बात खत्म, ठीक है? दैट इज नॉट द आंसर ना। आप तो यहीं पे सेटिस्फाई हो गए कि हाँ भाई मैंने शेल नंबर निकाल दिया, वाह यहीं पे हमने तो डिक्लेयर कर दी विक्ट्री, ठीक है? ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा और आगे सोचो। एरियाज का रेशो पूछा तो एरिया तक पहुंचो तो सही। पहले क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है। ऋषभ यही किया था, कुछ और किया था? ऐसे ही किया था, सॉल्व नहीं किया था, दिमाग में किया था। किया है सॉल्व? चल गुड है। हाँ जी, calculate the amount of energy required to ionize a hydrogen atom. Calculate the amount of energy required to ionize a hydrogen atom. In which the electron is present in 5th Bohr's orbit. और ये जो लिखा ना कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इसके साइड पे लिख लेना इन जूल्स। ये कि कितनी एनर्जी लगेगी एक हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करने के लिए, राइट? हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करना है, ओके? एंड वी नीड टू कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड। आयनाइज करने का मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन हटाना है, उसको आयन में कन्वर्ट करना है, ठीक है? राइट?
और ये बताया हुआ है हाइड्रोजन एटम भी ऐसा जिसमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में नहीं है, फिफ्थ शेल में, वहां से इलेक्ट्रॉन को हटा देना है, ठीक है। तो बेसिकली इंफिनिटी, देखो हमें इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां पहुंचाना है। अभी इलेक्ट्रॉन कहां है, फिफ्थ शेल में, यहां पे, और हम उसको कहां पहुंचा देना चाहते हैं, एटम से बहुत ही दूर। बहुत ही दूर मतलब कौन से शेल में, इंफिनिटी, राइट। तो इलेक्ट्रॉन करंटली कहां पे है, फिफ्थ शेल में। इनिशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट, -2.18 into 10 to the power -18 z² by n², ठीक है। और फाइनली इलेक्ट्रॉन कहां जाने वाला है, बहुत दूर यहां से, कौन से शेल में, इन्फिनिटी, राइट। तो ये आ जाएगा -2.18 into 10 to the power -18 1² by infinity². Now simple mathematics, anything divided by infinity is 0. अब ये काम करने में कितनी एनर्जी लगेगी, डेल्टा E, it is always final energy minus initial energy, ठीक है। तो it is 0 minus ये वाली वैल्यू, यस, एंडोथर्मिक तो हमेशा पॉजिटिव ही आनी थी, ये जो भी आएगा, ये जो भी आएगा यार, इसको डिवाइड करके 2.18 अपॉन 18 into 10 to the power -18 जूल्स। ये बस बात ये है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। अब जिस तरीके से क्वेश्चन लिखा था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन जूल्स टू आयोनाइज अ हाइड्रोजन एटम, ये लोगों को समझ में नहीं आता कि ये क्या पूछ लिया। हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करने में कौन सी एनर्जी लगती है, पता नहीं, ठीक है। तो आयोनाइज करना मतलब उसको आयन में कन्वर्ट करना, उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है हम एटम से ही बाहर निकालने, दिस इज व्हाट इट मींस, ठीक है। ओके, ये 8.7 into 10 to the power -16. ठीक है।